हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बैग। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, उसके लिए आप लोगों का दिल से थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 500 MCQ की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा, द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस इन ए कॉमन बेस अरेंजमेंट इज। तो ये होता है 0 डिग्री। देखिए हम लोग थोड़ा कंपेरिजन करते हैं ट्रांजिस्टर कनेक्शंस का। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर। तो कॉमन बेस का इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी लो होता है, वो 100 ओम के आसपास आता है। कॉमन इमीटर का भी लो ही होता है, बट कॉमन बेस से थोड़ा ज़्यादा होता है, ये अबाउट 750 ओम के आसपास आता है। कॉमन कलेक्टर का जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो काफ़ी हाई होता है, अबाउट 750 किलो ओम के आसपास आता है। आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें कॉमन बेस का, तो कॉमन बेस का काफ़ी हाई होता है, 450 किलो ओम के आसपास आता है। उसके बाद कॉमन इमीटर का आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो भी हाई होता है, बट कॉमन बेस से थोड़ा कम होता है, 45 किलो ओम के आसपास आता है। और कॉमन कलेक्टर का जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो काफ़ी लो होता है, 50 ओम के आसपास होता है। ओके, वोल्टेज गेन की अगर बात करेंगे कॉमन बेस का, तो वो होता है अबाउट 150। और कॉमन इमीटर की अगर बात करें तो अबाउट 500 होता है वोल्टेज गेन। और कॉमन कलेक्टर की बात करें तो वोल्टेज गेन इसका लेस देन 1 होता है। ठीक है, एप्लीकेशंस की बात करें अगर कॉमन बेस के एप्लीकेशंस की तो इसको हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। कॉमन मीटर को हम लोग ऑडियो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। ओके, और कॉमन कलेक्टर को हम लोग इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज़ करते हैं। आगे हम लोग करंट गेन की बात करेंगे। तो कॉमन बेस का जो करंट गेन होता है वो होता है लो होता है, ठीक है, लेस देन 1 होता है। और कॉमन मीटर का जो होता है वो हाई होता है। और कॉमन कलेक्टर का जो करंट गेन है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, अप्रिशिएबल होता है, सबसे ज़्यादा। कॉमन बेस की अगर बात करें तो द फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस इन कॉमन बेस तो 0 डिग्री होता है। और अगर हम लोग कॉमन मीटर की बात करें तो फेज डिफरेंस क्या होता है, 180 डिग्री होता है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस। और कॉमन कलेक्टर की बात करें तो 0 डिग्री होता है फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड ऑफ थायरिस्टर, तो इसमें क्या होता है, जंक्शन J2 जो है हमारा वो रिवर्स बायस में होता है, और जंक्शन J1 और J3 वो फॉरवर्ड बायस में होता है। तो अगर हम लोग थायरिस्टर की बात करेंगे तो थायरिस्टर के पास 4 लेयर होता है, 4 लेयर होता है, P, N, P और N। मिडिल लेयर P पे हम लोग क्या करते हैं, गेट को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे एनोड रहता है, यहाँ पे कैथोड रहता है। यहाँ पे जंक्शन J1 होता है, यहाँ पे जंक्शन J2 होता है, और यहाँ पे जंक्शन J3 होता है। जंक्शन J1 और J3 को हम लोग आउटर जंक्शन बोलते हैं, और जंक्शन J2 को हम लोग इनर जंक्शन बोलते हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होता क्या है कि जंक्शन J2 जो है वो रिवर्स बायस में रहता है, और जंक्शन J1 और J3 वो फॉरवर्ड बायस में होता है। यही अगर हम लोग फॉरवर्ड कंडक्शन मोड की अगर बात करते हैं तो तीनों जंक्शन जो हैं वो हमारे फॉरवर्ड बायस में होते हैं। यही अगर हम लोग रिवर्स ब्लॉकिंग मोड की अगर बात करते हैं तो जंक्शन J1 और J3 जो हैं वो रिवर्स बायस में होता, और जंक्शन J2 हमारा फॉरवर्ड बायस में होता। ओके, और आगे हम लोग थोड़ा सिंबल देख लेते हैं थायरिस्टर का। तो थायरिस्टर का सिंबल जो है कुछ इस तरह से रहता है। यहाँ पे गेट होता है, और यहाँ पे एनोड होता है, और यहाँ पे कैथोड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लो वोल्टेज केबल हैज़ ऑपरेटिंग वोल्टेज अप टू, तो ये होता है 1 kV। देखिए हाई वोल्टेज केबल की अगर बात करें तो उसके लिए होता है 11 kV। अगर सुपर टेंशन केबल की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके लिए होता है 33 kV। अगर हम लोग एक्स्ट्रा हाई टेंशन की अगर बात करें तो उसके लिए होता है 66 kV। और एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज की अगर बात करें तो उसके लिए होता है 132 kV। फॉर ओवरहेड लाइन सर्ज इम्पीडेंस या न्यूट्रल इम्पीडेंस जो होता है वो होता है 400 से 600 ओम के बीच, 600 ओम के बीच होता है। अगर हम लोग अंडरग्राउंड केबल की बात करें तो उसके लिए जो सर्ज इम्पीडेंस होता है वो 40 से 60 ओम के बीच में होता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर, तो ये हम लोग यूज़ करते हैं दोनों के लिए,
बोथ AC एंड DC दोनों के लिए। देखिए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें तो ये मेज़र करता है RMS वैल्यू को मेज़र करता है, और इसमें हम लोग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं, और इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो TD इजकल टू हाफ I² DL बाई डी थीटा होता है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द क्लास B एम्पलीफायर ऑपरेशन? तो ये होता है 78.5%। अगर हम लोग क्लास A एम्पलीफायर की बात करें तो उसकी एफिशिएंसी होती है 25%। अगर हम लोग क्लास AB एम्पलीफायर की बात करें तो उसकी एफिशिएंसी होती है 50 to 78.5%। अगर हम लोग क्लास C एम्पलीफायर की बात करें तो उसकी एफिशिएंसी होती है 86%। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू, तो ये हम लोग क्यों करते हैं? ताकि करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज कर सके। अगर हम लोग सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उससे हमारा क्या होता है, वोल्टेज आउटपुट जो है वो इंक्रीज कर जाता। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8085 माइक्रो प्रोसेसर हैज़ हाउ मेनी पिंस? तो इसके पास है 40 पिंस। देखिए 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है। अगर हम लोग 8086 माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो वो 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है। जनरल पर्पज़ रजिस्टर जो होते हैं वो 6 होते हैं, BCDEHL। अगर एड्रेस बस की बात करें तो वो भी 16 बिट का होता है और वो यूनी डायरेक्शनल होता है। एड्रेस बस हमारा यूनी डायरेक्शनल होता है। और डेटा बस की अगर बात करें तो वो 8 बिट का होता है और वो बाई डायरेक्शनल होता है। डेटा बस क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेव वाइंडिंग इज एम्प्लॉयड इन DC मशीन ऑफ, तो ये क्या होता है, लो करंट एंड हाई वोल्टेज रेटिंग का होता है। यही अगर हम लोग लैप वाइंडिंग की बात करते हैं तो वो क्या होता है, लो वोल्टेज और हाई करंट रेटिंग का होता है। ओके, देखिए अगर हम लोग वेव वाइंडिंग की बात करें तो इसमें जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होते हैं वो क्या होते हैं, 2 होते हैं वेव वाइंडिंग में। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। ए का मतलब है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। अगर हम लोग यही लैप वाइंडिंग की बात करते हैं तो ए इजकल टू होता है पी, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स जो है नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होते हैं। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। होमोपोलर जनरेटर हैज़ यूजुअली हैव, तो इसमें क्या होता है, इसमें लो वोल्टेज और हाई करंट होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रे लॉसेस आर सम ऑफ, तो स्ट्रे लॉसेस जो होता है वो सम होता है आयरन लॉस का और मैकेनिकल लॉस का। तो आयरन लॉस के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। जैसा कि हम लोग को पता है कि आर्मेचर का जो आयरन कोर होता है वो रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में, जिसके कारण लॉसेस अकर्स होता है कोर में, तो उसको हम लोग कोर लॉस बोलते हैं। नॉर्मली जो मशीन्स होते हैं उसको हम लोग कांस्टेंट स्पीड से ऑपरेट करवाते हैं, जिसके कारण ये सब लॉसेस जो हैं वो भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। ओके, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। तो आयरन लॉस को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला है हिस्टैरिसीस लॉस और दूसरा है हमारा एडी करंट लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है स्टीनमज हिस्टैरिसीस कोएफिशिएंट Vmax का पावर 1.6 FV। अगर एडी करंट लॉस की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है KE Vmax का स्क्वायर F² T² V। यहाँ पे KE जो है वो एडी करंट कांस्टेंट है। और हिस्टैरिसीस लॉस का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग स्टीनमज फार्मूला का यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर मैकेनिकल लॉस की अगर बात करें तो मैकेनिकल लॉस जो है वो अकर करता है फ्रिक्शन लॉस को और विंडेज लॉसेस को। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेपेजॉइडल स्पीड टाइम कर्व परटेंस टू, तो ये होता है मेन लाइन सर्विसेज का। मेन लाइन सर्विसेज जो है इसका जनरली जो है फ्री रनिंग एंड कॉस्टिंग पीरियड्स वो जनरली लॉन्ग होता है। ठीक है, और जिसका कॉस्टिंग पीरियड लॉन्ग होता है उसका मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन होता है। अगर अर्बन और सब अर्बन सर्विसेज की बात करें तो उसका जो स्पीड टाइम कर्व होता है वो क्वाड्रिलेटरल होता है और इसमें कॉस्टिंग पीरियड जो है वो स्मॉल होता है, जिसके कारण स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन जो है वो मैक्सिमम होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन SCR टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हाई dV/dt, तो किसका कौन सा सर्किट का यूज़ करते हैं हम लोग, स्नबर सर्किट का यूज़ करते हैं। तो स्नबर सर्किट जो वो मेनली होता क्या है, देखिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं, थायरिस्टर के साथ हम लोग क्या करते हैं, R और C को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
स्नबर सर्किट बोलते हैं। रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को हम लोग क्या करते हैं, थायरिस्टर के साथ पैरेलली कनेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग स्नबर सर्किट बोलते हैं, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हाई डी वी बटा डी टी। यही अगर पूछ देता कि हाई डी आई बटा डी टी से हम लोग प्रोटेक्शन करने के लिए क्या करेंगे एस सी आर को, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एस सी आर के साथ हम लोग इंडक्टर को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इंडक्टर को सीरीज़ में थायरिस्टर के साथ कनेक्ट करते हैं, जिससे हम लोग को प्रोटेक्शन मिलता है हाई डी आई बटा डी टी से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर लैचिंग करंट। तो ये क्या होता है, ये होता है इट इज़ रिलेटेड टू टर्न ऑन प्रोसेस ऑफ द डिवाइस। तो लैचिंग करंट जो होता है वो टर्न ऑन प्रोसेस से रिलेटेड होता है, और होल्डिंग करंट जो है वो टर्न ऑफ प्रोसेस से रिलेटेड होता है। लैचिंग करंट जो है वो हमेशा ग्रेटर देन होल्डिंग करंट से होता है। ठीक है, होल्डिंग करंट से हमेशा लैचिंग करंट बड़ा होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेरांटी इफेक्ट विल नॉट अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन लाइन्स। तो ये होता है हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए। देखिए फेरांटी इफेक्ट जो होता है वो हमेशा लॉन्ग लाइन में ही अकर होता है। फेरांटी इफेक्ट हम लोग कहते हैं किसको हैं, तो इन ए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन्स अंडर नो लोड कंडीशन होता क्या है कि द सेंडिंग इन वोल्टेज जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, लेस देन हो जाता है रिसीविंग इन वोल्टेज से। मतलब सेंडिंग इन वोल्टेज जो है, जो हम लोग भेज रहे हैं वही हमारा लेस हो जाता है रिसीविंग इन वोल्टेज से। तो जिसके कारण फेरांटी इफेक्ट अकर होता है। तो ये हमेशा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस में ही अकर होता है, या मीडियम ट्रांसमिशन लाइंस में भी हो सकता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस में नहीं होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रोटर इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स। तो ये हम लोग यूज करते हैं सिलेंड्रिकल रोटर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइलेंट पोल रोटर का यूज करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर हाई हेड लो डिस्चार्ज द वाटर टर्बाइन यूज्ड। तो ये यूज़ किया जाता है पेल्टन टर्बाइन। अगर हम लोग मीडियम हेड मीडियम डिस्चार्ज की बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग फ्रांसिस टर्बाइन यूज़ करते हैं। अगर हम लोग लो हेड हाई डिस्चार्ज की बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग कैप्लन टर्बाइन यूज़ करते हैं। कैप्लन टर्बाइन का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, ये 300 आरपीएम से भी ज़्यादा स्पीड में घूमता है। मीडियम स्पीड के लिए हम लोग फ्रांसिस टर्बाइन यूज़ करते हैं, और लो स्पीड के लिए हम लोग पेल्टन टर्बाइन यूज़ करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एडिशन इज। तो ये होता है 0.25। कोफिशिएंट ऑफ एडिशन जो है वो लो होता है इन डीसी ट्रैक्शन देन इन एसी ट्रैक्शन। एसी ट्रैक्शन के मुकाबले कोफिशिएंट ऑफ एडिशन जो है इन डीसी ट्रैक्शन वो लो होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्ट्रिंगिंग चार्ट इज़ यूज़फुल फॉर। तो स्ट्रिंगिंग चार्ट क्यों यूज़फुल है, ताकि हम लोग को फाइंड कर सकें सैग को इन द कंडक्टर। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए ट्रांसफार्मर आयरन लॉसेस कैन बी फाउंड बाय। तो आयरन लॉस को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, आयरन लॉस को हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट से फाइंड करते हैं, और कॉपर लॉसेस को फाइंड करने के लिए हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि प्राइमरी पर रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि 5 to 10% ऑफ रेटेड वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कंडक्टर कैरीज मोर करंट ऑन द सरफेस इन कंपेरिजन टू इट्स कोर, दिस phenomenon इज कॉल्ड द। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट बोलते हैं। देखिए स्किन इफेक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है एसी ट्रांसमिशन में ही। ठीक है, ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पे क्या होता है, स्किन इफेक्ट जो है हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, स्किन इफेक्ट जो है वो क्या करता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंसेस को बढ़ा देता है और रिड्यूस कर देता है इफेक्टिव इंटरनल रिएक्टेंस को। तो हम लोग इसको स्किन इफेक्ट को डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर मटेरियल को बढ़ा के हम लोग स्किन इफेक्ट को हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं। स्किन इफेक्ट जो है स्किन इफेक्ट इन ए कंडक्टर जो है वो प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर ऑफ कंडक्टर का स्क्वायर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। T is the low torque of a DC series motor having linear magnetization and negligible armature resistance. तो स्पीड ऑफ द मोटर इज, तो ये होता है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। तो ये होगा कैसे, तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टॉर्क जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए होता है। ठीक है,
तो टॉर्क डीसी सीरीज मोटर में हम लोग क्या कर सकते हैं, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो IA जो क्या हो जाएगा, IA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T हो जाएगा। ठीक है, IA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं लीनियर मैग्नेटाइजेशन में फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, IA। ठीक है, अब हम लोग स्पीड इक्वल टू जानते हैं EB बटा फाई होता है। ठीक है, तो एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या हो गया, 1/5। फाई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA है, तो एन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, IA। और एन जो है स्पीड जो है हमारा 1/IA के बदले हम लोग यहाँ पे √T लिख सकते हैं, जो पिछले इक्वेशन में हम लोग देखे थे। तो ये हमारा स्पीड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √T हो गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पीक फैक्टर। तो ये होता है हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव का। इसका जो पीक फैक्टर होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है 2.0। ठीक है, तो आइए जानते हैं फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर जो है वो किसका रेशियो है। तो सबसे पहले फॉर्म फैक्टर की बात करते हैं। तो फॉर्म फैक्टर जो है हमारा वो होता है RMS वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। ठीक है, अगर हम लोग पीक फैक्टर की बात करते हैं तो पीक फैक्टर का जो रेशियो होता है वो होता है मैक्सिमम वैल्यू टू द RMS वैल्यू। ठीक, अब हम लोग सारे वेवफॉर्म के बारे में तो जान लेते हैं कि किसका फॉर्म फैक्टर कितना होता है और किसका पीक फैक्टर कितना होता है। तो सबसे पहले हम लोग साइन वेव के बारे में देखते हैं। तो साइन वेव का जो फॉर्म फैक्टर होता है वो होता है 1.11 और साइन वेव का पीक फैक्टर होता है 1.41। हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव की बात करें तो इसका जो फॉर्म फैक्टर होता है वो होता है 1.57 और इसका पीक फैक्टर होता है 2.0। अगर हम लोग फुल वेव रेक्टिफाइड साइन वेव की बात करें तो उसका फॉर्म फैक्टर होता है 1.11 और पीक फैक्टर होता है हमारा 1.41। अगर हम लोग रेक्टेंगुलर वेव की बात करेंगे तो इसका फॉर्म फैक्टर होता है 1 और इसका पीक फैक्टर भी होता है 1। ट्रायंगुलर वेव की अगर बात करें तो उसका जो फॉर्म फैक्टर होता है वो होता है 1.16 और पीक फैक्टर की अगर बात करें तो पीक फैक्टर होता है 1.73। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक मटेरियल इन विच ए परमानेंट एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल हैज़ ए पैरेलल ओरिएंटेशन। तो ये होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का। अगर यहाँ पे पूछ देता व्हाट इज़ द मटेरियल विथ इक्वल एंटी पैरेलल एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स नॉन एज, तो उसको हम लोग एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में जान लेते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो उसका जो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है वो ग्रेटर देन यूनिटी होता है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ये सब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जांपल्स हैं। अगर हम लोग डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में बात करें तो इसका जो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है वो स्लाइटली लेस देन यूनिटी होता है। इसके एग्जांपल्स अगर देखा जाए तो जैसे बिस्मुथ हो गया, सिल्वर कॉपर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, वाटर हो गया, ये सब एग्जांपल्स डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के हैं। अगर हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात करेंगे तो इसका जो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है वो स्लाइटली ग्रेटर देन यूनिटी होता है। ये जो है वीकली अट्रैक्टेड होता है, अट्रैक्शन इसका वीक होता है। और इसके जो एग्जांपल्स हैं जैसे अल्मुनियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जांपल्स हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। द क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए पैरेलल रेजोनेंस सर्किट इज डिफाइंड एज द प्रोवाइडेड एट रेजोनेंस। तो ये होता है करंट मैग्नीफिकेशन। अगर हम लोग सीरीज रेजोनेंस सर्किट की बात करते हैं तो उसके लिए वोल्टेज मैग्नीफिकेशन आता। थोड़ा हम लोग क्वालिटी फैक्टर के बारे में जान लेते हैं। क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू होता है XL/R। अगर क्वालिटी फैक्टर जो है अगर सर्किट का अगर हाई हो जाता है तो इम्पिडेंस भी हमारा सर्किट का क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। क्वालिटी फैक्टर सीरीज रेजोनेंस सर्किट के लिए 1/R√L/C आता है। क्वालिटी फैक्टर पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का इज इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल। ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स विल बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिक क्लॉक्स। तो ये यूज किया जाता है AC सिंक्रोनस मोटर। AC सिंक्रोनस मोटर का हम लोग यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे प्रिसाइज कांस्टेंट स्पीड का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे एनालॉग इलेक्ट्रिक क्लॉक्स
टाइमर्स एंड अदर डिवाइसेस जहाँ पे करेक्ट टाइम का रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे हम लोग AC सिंक्रोनस मोटर का यूज करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग DC सीरीज मोटर की अगर बात करें तो ये DC ट्रैक्शन के लिए सूटेबल होता है क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। क्रेन्स एंड होएस्ट में भी इसका रिक्वायरमेंट होता है ड्यू टू हाई स्टार्टिंग टॉर्क। DC शंट मोटर का हम लोग यूज मशीन टूल्स के लिए करते हैं और वहाँ पे प्रेफर करते हैं जहाँ पे कांस्टेंट स्पीड लाइन शाफ्टिंग का ज़रूरत होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ ए केबल इज डबल्ड इट्स कैपेसिटेंस विल बी। तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, वो भी डबल हो जाता है। लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होता है, तो लेंथ अगर डबल होता है केबल का तो कैपेसिटेंस भी डबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू एयर कॉइल्स डिपेंड्स ऑन। तो ये डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इजकल टू होता है K इजकल टू M बटा अंडर रूट L1 इंटू L2। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स और म्यूचुअल इंडक्टेंस पे डिपेंड करता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट म्यू आर ए एन स्क्वायर बाय एल। अगर हम लोग एनर्जी की बात करें इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो W इजकल टू होता है हाफ एल आई स्क्वायर जूल्स। तो ये आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। तो ये होगा हमारा ओवेंस ब्रिज। स्कैरिंग ब्रिज का हम लोग इस्तेमाल कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए करते हैं। फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए हम लोग वीन ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे और व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए हम लोग मीडियम रेजिस्टेंस का मेजरमेंट के लिए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड यूज़ करेंगे। मीडियम रेजिस्टेंस कहने का मतलब हुआ कि 1 ओम से लेके 100 किलो ओम तक। अगर हम लोग हाई रेजिस्टेंस की बात करते हैं ग्रेटर देन 100 किलो ओम तो हम लोग मेगर सूटेबल होता है हमारा रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। अगर हम लोग लेस देन 1 ओम की बात करते हैं 1 ओम से छोटा तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं केल्विन डबल ब्रिज मेथड का यूज़ करते हैं। ओके, लेस देन 1। आगे देखते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ क्लास बी एम्पलीफायर ऑपरेशन। ये क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो इसका आंसर होगा 78.5%। अगर हम लोग क्लास ए एम्पलीफायर की बात करते हैं तो 25% एफिशिएंसी होता। अगर हम लोग क्लास ए बी एम्पलीफायर की बात करते हैं तो 50 to 78.5% एफिशिएंसी होता। अगर हम लोग क्लास सी एम्पलीफायर की बात करते हैं तो 86% एफिशिएंसी होता। आगे देखते हैं। द पर्पस ऑफ रिटार्डेशन टेस्ट ऑन DC मशीन्स इज़ टू फाइंड आउट। तो ये क्या फाइंड आउट करने के लिए हम लोग करते हैं, स्ट्रे लॉसेस फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो स्ट्रे लॉसेस जो होता है वो किसका किसका सम होता है, आयरन लॉसेस और मैकेनिकल लॉसेस का सम होता है। देखिए रिटार्डेशन टेस्ट जो है ये एप्लीकेबल होता है शंट मोटर्स और जनरेटर्स के लिए। ठीक है, अगर हम लोग फील्ड टेस्ट की बात करते हैं तो फील्ड टेस्ट जो होता है वो सूटेबल होता है टू सिमिलर सीरीज मोटर्स के लिए। टू सिमिलर सीरीज मोटर्स के लिए फील्ड टेस्ट जो हमारा वो सूटेबल होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग इज यूज्ड इन रोलिंग मिल्स। तो ये हम लोग यूज़ करते हैं प्लगिंग का। प्लगिंग के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग। प्लगिंग को हम लोग कैसे रेफ़र करते हैं, समटाइम्स हम लोग उसको रिवर्स करंट ब्रेकिंग से और काउंटर करंट ब्रेकिंग से रिफ़र करते हैं। ये पॉसिबल है DC मोटर और AC इंडक्शन मोटर दोनों में। DC मोटर में हम लोग प्लगिंग को कैसे अचीव करते हैं, बाय रिवर्सिंग द आर्मेचर वोल्टेज पोलरिटी। आर्मेचर वोल्टेज का जो पोलरिटी है उसको रिवर्स करके हम लोग प्लगिंग अचीव करते हैं। होता क्या है कि जब आर्मेचर वोल्टेज का पोलरिटी को हम लोग रिवर्स कर देते हैं तो बैक EMF और वोल्टेज जो है वो हमारा अपोज करना बंद कर देता है और क्या करने लगता है, बैक EMF और सप्लाई वोल्टेज जो हमारा वो वर्क करने लगता है सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में जब वर्क करने लगता है तो वो मोटर्स का रोटेशन को क्या करने लगता है, अपोज करने लगता है, जिसके कारण इंस्टेंट स्टॉप हम लोग को मोटर का मिलता है। ठीक है, अब जो रिवर्स करंट प्रोड्यूस होता है बाय कंबाइनिंग बैक EMF और सप्लाई वोल्टेज, तो उसके कारण क्या होता है, करंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई मिलता है हम लोग को। तो उसको लिमिट करने के लिए हम लोग एक रेजिस्टेंस लगाते हैं सर्किट में ताकि हमारा करंट जो है वो लिमिट हो जाए। तो हम लोग थोड़ा जान लिए प्लगिंग के बारे में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
हॉपकिंसंस टेस्ट इज कंडक्टेड एट, तो हॉपकिंसन टेस्ट को हम लोग फुल लोड पे कंडक्ट करते हैं। हॉपकिंसन टेस्ट को हम लोग बैक टू बैक टेस्ट या रीजनरेटिव टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये हॉपकिंसन टेस्ट है क्या? इट इज़ रीजनरेटिव टेस्ट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, टू आइडेंटिकल मशीन्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो कपल्ड होता है एक दूसरे से। इसमें पावर लिया जाता है सप्लाई से, उसका रिक्वायरमेंट हम लोग लॉसेस को ओवरकम करने के लिए फुलफिल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्पीड कंट्रोल बाय वेरिंग द आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस इन ए डीसी मोटर प्रोवाइड्स, तो ये प्रोवाइड करता है कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। अगर हम लोग बोलते हैं स्पीड कंट्रोल बाय वेरिंग द फ्लक्स इन डीसी मोटर प्रोवाइड्स, तो ये प्रोवाइड करता है कांस्टेंट पावर ड्राइव। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सेटिंग डेप्थ ऑफ पोल सेज, तो ये होता है 1/5 पार्ट ऑफ लेंथ ऑफ द पोल। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, स्टेप्ड कोर आर यूज्ड इन ट्रांसफार्मर इन ऑर्डर टू रिड्यूस, तो स्टेप कोर हम लोग यूज करते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉपर को रिड्यूस करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन स्प्लिट फेज मोटर ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज ऑफ, तो ये होता है हमारा थिन वायर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द स्लॉट्स। ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। अगर हम लोग स्प्लिट फेज मोटर के परमानेंट वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग की बात करते हैं तो वो होता है थिक वायर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द स्लॉट्स। उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है परमानेंट वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग का। तो चलिए आगे देखते हैं, इन केस ऑफ शेडेड पोल मोटर द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर इज, तो ये होता है हमारा फ्रॉम मेन पोल टू शेडेड पोल। देखिए शेडेड पोल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी लो होता है, इसका जो एफिशिएंसी होता है वो 5 to 35% के आसपास आता है और ये सेल्फ स्टार्टिंग होता है शेडेड पोल मोटर। आगे देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स जनरली यूज्ड इन टॉयज़, तो ये हम लोग यूज़ करते हैं शेडेड पोल मोटर का। शेडेड पोल मोटर को हम लोग टॉयज़ में, हेयर ड्रायर्स में, सर्कुलेटर्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, सर्कुलेटर्स में भी यूज कर सकते हैं। आगे हम लोग रिलक्टेंस मोटर की अगर बात करेंगे तो रिलक्टेंस मोटर जो है उसका पावर फैक्टर होता है 0.3 to 0.4 लैगिंग। ठीक है, इसका हम लोग यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं रिलक्टेंस मोटर का? इसका यूज़ हम लोग करते हैं फॉर टाइमिंग एंड कंट्रोल पर्पसेस के लिए। ठीक है, आगे अगर हम लोग हिस्टैरिसीस मोटर की बात करेंगे तो हिस्टैरिसीस मोटर जो होता है वो हिस्टैरिसीस लॉस के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। इसका जो रोटर है वो क्रोम स्टील का बना हुआ रहता है। इसके रोटर में ना ही कोई टीथ होते हैं ना ही कोई वाइंडिंग्स होते हैं और ये हिस्टैरिसीस मोटर जो है ये फ्री होता है फ्रॉम मैकेनिकल एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशन से फ्री होता है और इसका इस्तेमाल हम लोग टैप रिकॉर्डर्स में कर सकते हैं, टैप रिकॉर्डर्स में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच मोटर इज जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सेवर्स, तो ये हम लोग यूज करते हैं यूनिवर्सल मोटर का। यूनिवर्सल मोटर जो है वो ऑपरेट करता है अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट स्पीड एंड लोड पे। यूनिवर्सल मोटर का हम लोग यूज़ कर सकते हैं वैक्यूम क्लीनर्स में। शेडेड पोल मोटर का हम लोग यूज़ करते हैं टॉयज़, हेयर ड्रायर, सर्कुलेटर्स में। रिलक्टेंस मोटर का हम लोग यूज़ करते हैं टाइमिंग एंड कंट्रोल पर्पसेस के लिए और हिस्टैरिसीस मोटर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं टैप रिकॉर्डर्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन लीड एसिड बैटरी द लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट शुड बी, तो ये हमारा होना चाहिए अबव द लेवल ऑफ प्लेट्स। लीड एसिड बैटरी जो है वो सेकेंडरी सेल्स की कैटेगरी में आता है। सेकेंडरी सेल कहने का मतलब होता है कि इसको दोबारा हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं और प्राइमरी सेल कहने का मतलब होता है कि उसको वन टाइम के लिए ही यूज़ किया जाता है, उसको दोबारा हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। तो लीड एसिड बैटरी हमारा क्या होता है, सेकेंडरी सेल की कैटेगरी में आता है। लीड एसिड बैटरी का एम्पेयर आवर एफिशिएंसी जो होता है वो 90 to 95% के आसपास आता है और अगर हम लोग वाट आवर एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे तो वाट आवर एफिशिएंसी जो होता है 70 to 80% के आसपास आता है। इसका कैपेसिटी को हम लोग एम्पेयर आवर में मेज़र करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, ए नेटवर्क विच कंटेंस वन और मोर देन वन सोर्स ऑफ ईएमएफ इज नॉन एज, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव नेटवर्क। अगर हम लोग पैसिव नेटवर्क की बात करते हैं तो वैसा नेटवर्क जो कोई भी सोर्स और ईएमएफ कंटेंट नहीं करता है तो उसको हम लोग पैसिव नेटवर्क बोलते हैं। थोड़ा हम लोग नेटवर्क थ्योरम्स के टर्म्स को जान लेते हैं। तो लीनियर नेटवर्क किसको बोलते हैं? लीनियर नेटवर्क वैसा नेटवर्क है जिसका पैरामीटर्स क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है और वो वोल्टेज और करंट के साथ चेंज नहीं होता है। अगर हम लोग नॉन लीनियर नेटवर्क की बात करते हैं तो वैसा नेटवर्क
जिसका पैरामीटर्स क्या रहता है, चेंज हो जाता है विथ वोल्टेज और करंट, तो उसको हम लोग नॉन लीनियर नेटवर्क बोलते हैं। अगर हम लोग यूनिलैटरल सर्किट की बात करेंगे तो यूनिलैटरल सर्किट वैसा सर्किट है जिसका प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करता है विद द डायरेक्शन ऑफ इट्स ऑपरेशन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिलैटरल सर्किट बोलते हैं। अगर हम लोग बायलैटरल सर्किट की बात करते हैं तो वैसा सर्किट जिसका प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं करता है, सेम रहता है विद द डायरेक्शन ऑफ इट्स ऑपरेशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायलैटरल सर्किट। जैसे ट्रांसमिशन लाइन हो गया, तो इसमें क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होता है विद द डायरेक्शन ऑफ इट्स ऑपरेशन। यूनिलैटरल सर्किट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, डायोड रेक्टिफायर, ये चेंज करता है विद द डायरेक्शन ऑफ इट्स ऑपरेशन। आगे क्वेश्चन देखेंगे, ए लाइटनिंग अरेस्टर प्रोवाइड्स, तो लाइटनिंग अरेस्टर क्या प्रोवाइड करता है, ए लो इम्पिडेंस पाथ प्रोवाइड करता है बिटवीन लाइन एंड ग्राउंड ड्यूरिंग ऑपरेशन। बेसिकली जो लाइटनिंग अरेस्टर जो है वो है सर्ज डाइवर्टर है। लाइटनिंग अरेस्टर क्या है, सर्ज डाइवर्टर है। इसका यूज़ हम लोग पावर सिस्टम में करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स अगेंस्ट पावर फ्रीक्वेंसी ओवर वोल्टेजेस। चलिए आगे देखते हैं। मैगर इज ऑपरेटेड बाय, तो मैगर को हम लोग किससे ऑपरेट करते हैं, एंड इंटरनल हैंड ड्राइवन जनरेटर से ऑपरेट करते हैं। मैगर जो है उसका स्पीड होता है 160 RPM। इसमें हम लोग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज़ करते हैं, मैगर में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज़ करते हैं। मैगर का कंट्रोलिंग टॉर्क जो है वो प्रोवाइड किया जाता है बाय कॉइल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, वो होता है वेबर होता है। एमएमएफ कैसा यूनिट होता है, एम्पेयर टर्न। वेबर पर मीटर स्क्वायर जो होता है वो फ्लक्स डेंसिटी का होता है, B=5/A। कूलम होता है चार्ज का ऐसा यूनिट। S रिलक्टेंस में जानते हैं Ni/5 होता है। S रिलक्टेंस L/μ0 μr/A होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, द पावर आउटपुट ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज, तो ये होता है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सिंक्रोनस रिएक्टेंस। पावर आउटपुट ऑफ सिंक्रोनस मोटर होता क्या है, तो ये होता है P मैकेनिकल आउटपुट इज इक्वल टू EB साइन α/XX। तो ये क्या होता है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सिंक्रोनस रिएक्टेंस होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन्स इन कांडो सिस्टम, तो कांडो सिस्टम में क्या होता है, सिंगल फेज सप्लाई इज कन्वर्टेड इनटू 3 फेज सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्क्वाड कनेक्शन आर यूज टू कन्वर्ट, तो स्क्वाड कनेक्शन को क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, ताकि 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में कन्वर्ट कर सकें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए डोल स्टार्टर इज एम्प्लॉयड फॉर स्टार्टिंग मोटर्स ऑफ रेटिंग अप टू, तो ये होता है हमारा 3.75 किलोवाट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द रिएक्टेंस वोल्टेज इज, तो ये होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कम्यूटेशन पीरियड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर, तो ये होता है हमारा mL/T⁻3। तो ये होगा कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं पावर इजकल टू होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर इजकल टू होता है वर्क W/T, पावर इजकल टू, तो वर्क क्या है, एनर्जी है, तो एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है mL/T⁻², और टाइम का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो होगा T⁻1। तो चलिए हम लोग फार्मूला पे इसको पुट करते हैं। P इजकल टू क्या होता है W/T, तो वर्क का क्या लिखे था हम लोग डायमेंशनल फार्मूला mL/T⁻², और टाइम का जो डायमेंशनल फार्मूला था वो था T⁻1। तो ऑप्शन में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको mL/T⁻², टी को हम लोग ऊपर की ओर ले जाते हैं, तो टी का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, और इसी को हम लोग नीचे भी ला सकते हैं, mL/T⁻3 नीचे आ गया, तो ये फार्मूला से मिल गया। तो ये होता है हमारा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा ऑप्शन में रहेगा उसी तरह हम लोग को टिक करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Refer to the given circuit. Which of the following equations is correct about the current in this network according to Kirchhoff's current law?
तो सबसे पहले हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में जान लेते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू केसीएल होता क्या है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट इज 0 होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि द सम ऑफ करेंट्स इंटरिंग अ नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ करेंट्स लीविंग द नोड। केसीएल जो होता है वो बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि I1 और I5 जो है वो लीव कर रहे हैं नोड को, और I2 और I3 जो है वो और I4 भी हमारा क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है नोड पे। तो हम लोग जानते हैं द सम ऑफ करेंट्स इंटरिंग अ नोड इज इक्वल टू सम ऑफ करेंट्स लीविंग द नोड। तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। बहुत मेहनत लगी है दोस्तों बनाने में ये वीडियो हमको, तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं 500 क्वेश्चंस आपको ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट करके दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।